अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। आई होप आपको शो का फॉर्मेट अब तक पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। आपको पता है कि हमारा शो एवरी वेडनेसडे 6 बजे होता है, तो अगर आपके और फ्रेंड्स एंड सोशल मीडिया पे आप का अकाउंट है तो प्लीज़ उस पर इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें और जो शो का फॉर्मेट आता है उसको भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि एवरी वेडनेसडे 6 बजे हमारा शो होता है ना। होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सकें। कॉल्स का सिलसिला तो शुरू रहेगा। कपल ऑफ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स, बिकॉज मुझसे लोग हर दफ़ा बाद में भी पूछते हैं कि जी जहाँ तक मुझसे मिलने का ताल्लुक है, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि हम लोगों ने एक टेलीफोन अपॉइंटमेंट भी सेटअप की हुई है, वो अगर आप मुझे ईमेल करें या मेरे इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर दें तो मैं आपको लिंक दे दूंगा जिस पे आप टेलीफोन अपॉइंटमेंट मुझसे सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप ऑफिस में आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अगेन उसका प्रोसेस ये है कि अगर आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें और उस पर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दें तो मैं फिर आपको एक सूटेबल टाइम और डेट बता दूंगा जिस पे आप आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, बिकॉज काफ़ी लोग उस चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो मेरे ख्याल से अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे ज़िब्रानो के मुतालिक बात करनी थी। जी जी पूछिए। डिसीजन आज आया है और रिफ्यूज हो गया है। जी। और इससे पहले मैं फैमिली रूट पे थी, लेकिन मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। हम्म। मैं सिर्फ इसी के ऊपर रिलाई कर रही थी। हम्म। उन्होंने मुझे 14 डेज दिए हैं अगर मैं अपील करना चाहती हूँ हम्म। या फिर मैं एडमिनिस्ट्रेटर रिव्यू में जाना चाहती हूँ। हम्म। तो आप मुझे बताइए कि बेस्ट क्या है। क्या मैं वापस फैमिली रूट पे जा सकती हूँ? अब उस पे तो गैप आ गया है मेरा। अक्टूबर में वीज़ा जो था फैमिली रिव्यू की जो एक्सटेंशन थी वो ड्यू थी, लेकिन उसको तो मैंने मिस कर दिया है अब। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ प्लीज़। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, पहली बात है, मैं अलग से बता दूं कि इफ़ इट्स अ चॉइस बिटवीन कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करें या कोर्ट में अपील करें तो बेटर ऑप्शन इज़ ऑलवेज कोर्ट में अपील करना। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इशू ये आता है कि क्या आपके केस के अंदर मेरिट है या नहीं है। बिकॉज ज़्यादातर जो मैंने रिफ्यूज़ल ज़बरानो के देखे हैं उसमें जिस बेसिस की वजह से उन्होंने ज़बरानो के केसेस, ज़बरानो केरर के केसेस को रिफ्यूज़ किया है, वो बेसिस बिल्कुल वैलिड हैं होम ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि जी हम आपको ज़बरानो केरर कंसिडर ही नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ का पहले वीज़ा था और आप ज़बरानो केरर के तौर पे रेलिवेंट पीरियड के अंदर ज़बरानो केरर तो थे ही नहीं, बिकॉज आपको पता है कि बाद में ब्रेक्सिट हो गया था। तो अगेन मैंने आपका रिफ्यूज़ल तो पढ़ा नहीं है। आपका रिफ्यूज़ल पढ़ के कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन या फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्योंकि इतने ज़्यादा ज़बरानों के केसेस किए हुए हैं, इन द सेंस मुझे पता है इसके बारे में, तो फॉर एग्जांपल मैं 15-10 मिनट में आपको बता दूंगा कि भाई आपके केस में मेरिट है या नहीं है। तो ज़ाहिर बात है अगर आपके केस में मेरिट नहीं है, जो कि ज़्यादातर जो मैंने केसेस देखे हैं उनमें मेरिट नहीं है, तो बिल्कुल लोग फिर पूछते हैं कि जी हम क्या करें, आया हम वापस फैमिली इन प्राइवेट रूट पे जाएं या हम अपील करें। अब जारी बात है अगर आप अपील करते हैं तो आप कोर्ट में भी जाके क्या बोलेंगे, बिकॉज जारी बात है होम ऑफिस ने जो पॉलिसी निकाली उसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हम अकेंसिया के बाद कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, वी गोना स्टिक टू कि जो हमारे कवानीन है उन पर कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जब मैं लोगों को कहता था कि अगर वो डाल भी लें ज़बरानों की तो ट्राई करें प्लीज़ कि जो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ है उसको कंटिन्यू रखें ताकि कोई उसके अंदर ब्रेक ना आ जाए। तो अब आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि जी ज़बरानों की वजह से मेरा ब्रेक आ गया फैमिली लाइफ के अंदर, तो उसका क्या। देखें, पहली तो बात है कि अगर आप ज़बरानों को नहीं परस्यू करती तो ऑब्वियसली आपका अगला रास्ता है कि आप वापस फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा लें। अब होगा ये कि जब आपके 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे तो जारी बात है बीच में ये गैप आ जाता है ज़बरानों की वजह से। अब होम ऑफिस की पॉलिसी कहते हैं कि जी अगर आप कंटिन्यूसली 10 ईयर्स हमारे पास रहे हैं और अगर आपका बीच में गैप आ गया तो हम ये देखना चाहते हैं कि वो गैप क्यों आया है। तो जारी बात है कि आपका जो क्लेम है वो ये है कि जी ये गैप इसलिए आया है कि मैंने ज़बरानों की एप्लीकेशन डाली थी, मुझे होम ऑफिस ने इजाज़त दी हुई थी ज़बरानों की एप्लीकेशन डालने में। मेरा व्यू ये था कि मैं ज़बरानों में क्वालिफाई करती हूँ क्योंकि लॉ चेंज होने की उम्मीद थी। होम ऑफिस ने डिसीजन अपना चेंज कर लिया और फिर मुझे ये डिसीजन ज़बरानों का आया और मैंने इमीडिएटली उसके बाद
अपनी जैसे ही मुझे ये डिसीजन आया मैंने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जब आपने ज़बरानो की एप्लीकेशन डाली थी आपने इन टाइम डाली थी या नहीं, बिकॉज अगर इन टाइम डाली थी तो सेक्शन 3C आ जाता है, और अगर सेक्शन 3C आ जाता है और आप विद इन 14 डेज एप्लीकेशन डालें तो एटलीस्ट आप 39E के तहत होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आपकी जो ये गैप आया है इसको वो इग्नोर कर दे। तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि होम ऑफिस जब 10 ईयर्स इन एप्लीकेंट्स के पूरे होंगे जिनका गैप आया बिकॉज ऑफ ज़बरानो एप्लीकेशन, उनके फेवर में डिसीजन लें, बिकॉज अगर नहीं लेता उनके फेवर में तो उन सारे लोगों का एक आर्ग्यूबल क्लेम बनता है जुडिशल रिव्यू के लिए कि भाई हम इस डिसीजन को नहीं मानते क्योंकि इन सर्कमस्टांसेस की वजह से हम तो वेट कर रहे थे कि इस एप्लीकेशन का बाद में जब उन्होंने कानून को चेंज नहीं किया तो हमें पता चल गया कि हम इस रूट पे क्वालिफाई नहीं करते, तो हम वापस अपने पुराने रूट पे चले गए हैं। तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग कि होम ऑफिस आज से 5 8 8 9 साल बाद जो इस टाइप की एप्लीकेशन, तो अक्सर लोग जब ये एप्लीकेशन डाल रहे थे उनको 2 2 3 3 साल अपने वीज़ों पे हो गए थे प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ पे। तो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग कि आज से 5 6 साल बाद जब ये लोग 10 ईयर की बेस पे अपनी एप्लीकेशन डालेंगे तो होम ऑफिस क्या व्यू लेता है। बट आर्ग्यूबल केस उनका बनता है कि वो अगर कोई गैप बीच में आ रहा है तो होम ऑफिस इसको रिक्वेस्ट वो उनसे करें कि होम ऑफिस उस गैप को इग्नोर करे। बिकॉज एक बात मैं लोगों को बता दूं, और मैंने इसके ऊपर 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस पे अलग एक वीडियो भी बनाई हुई है, कि अफजाल के बाद सिचुएशन ये हो गई थी कि अब आप ऑल्दो अगर आप 39E गैप्स के अंदर क्वालिफाई भी करते हैं तो होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे आप रिलाई कर रहे हैं कि क्योंकि आपने अपने कवरिंग लेटर में बोला कि जी मेरा जो भी गैप है वो 39E के अंडर आता है और प्लीज़ आप इसको इग्नोर करें या आप एक्सेप्शन अप्लाई करें, तो होम ऑफिस की मर्जी है कि वो एक्सेप्शन अप्लाई करे या ना करे, आप कोर्ट में जाके 39E का सहारा नहीं ले सकते। एंड आई एम होपिंग कि फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट ऑफ अपील में अफजाल भी ओवरटर्न होगा, जो मुझे लगता है होना चाहिए। एंड देन मतलब ओवरटर्न तो नहीं बट कोई नया केस आएगा दैट विल मे बी मूव द गोल पोस्ट इन योर फेवर, बट दिस इज वे वी आर एट द मोमेंट। तो बिल्कुल अगर आपके केस में मैरिट नहीं है पहले किसी से डिस्कस करें अपना केस, और अगर मैरिट नहीं है तो प्राइवेट लाइफ में वापस जाएं, और 10 ईयर्स बाद जाहिर बात है जब सेटलमेंट की बारी आएगी तो उस वक्त फिर देखा जाएगा कि क्या करना है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना सवाल पूछ लें और शो पे जवाब सुन लें प्लीज। हेलो हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बस सवाल मैंने ये करना था कि हम लोग 10 इयर्स हो गए, असाइलम केस हमारा चल रहा है। जी। तो हमने डैड के साथ ज्वाइन किया, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। हाँ। तो उसमें 2 इयर्स हो गए तो किया हुआ, तो ये 3 मंथ पहले मैंने हमसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह और वो मंगवाया हमने, डीएनए टेस्ट। जी जी। तो हमने वो सबमिट कर दिए, 2 मंथ हो गए हैं, पर इस मंथ उन्होंने, हमारी जो यंगर सिस्टर है 19 इयर्स की है, तो उसे असाइनिंग पे बुलाया उन्होंने। जी। तो ये पूछना था कि उसे क्यों बुलाया, हम लोग 2 महीने पहले क्यों नहीं बुलाया। आप लोग अंडर अंडर 18 है? नहीं, रेगुलेटरी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी जी। देखिए क्योंकि मुझे बैकग्राउंड आपके केस का नहीं पता, तो मुझे नहीं पता कि सिस्टर को क्यों बुलाया और बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया। कभी कभी होता है कि जब आपने केस डाला था आप माइनर थे, सिस्टर आप बड़ी हो गई हैं, उन्होंने सोचा हो कि जी आपसे पूछते हैं, आपने अगर लीगल रिप्रेजेंटेशन की हुई है कि जी क्या इनका केस आप अलग डालना चाहते हैं, एंड इट्स वेरी डेंजरस कि आप बोले कि हम उनका केस अलग डालना चाहते हैं। यू शुड ऑलवेज स्टिक एज अ फैमिली यूनिट। तो प्रॉब्लम ये है कि मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि उन्होंने अलग क्यों बुलाया, बिकॉज मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोलूँगा कि इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। रिपोर्टिंग इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और अगर एक दफ़ा आपको रिपोर्टिंग पे बुलाना शुरू कर लें तो आपको फिर जाना लाजमी पड़ता है, अनलेस कोई मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से आप बोलें कि जी हम रिपोर्टिंग पे नहीं आ सकते बिकॉज ये मेडिकल रीज़न है, देन दे एग्जेम्प्ट यू। अदरवाइज रिपोर्टिंग पे जाना पड़ता है। अलबत्ता जिनकी एप्लीकेशंस पेंडिंग है, लो रिस्क हैं, एक दफ़ा रिपोर्टिंग पे बुला के उनको फिर 3 4 मंथ का साइकिल देते हैं पीरियड का, और उसके बाद जब आप 2 3 दफ़ा रिपोर्ट कर लें तो उसको भी 6 मंथ करने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये कहता हूँ कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है अगर वो रिपोर्टिंग पे जा रहे हैं, एज लॉन्ग एज उनकी कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है। आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स को क्यों नहीं बुला रहे और आपकी बहन को क्यों बुला रहे हैं, आई डू अपोलोजाइज। मुझे उसका नहीं पता बिकॉज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है पढ़ के कि मैं पूछ सकूं। क्या पता 1 2 दिन बाद बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी रिपोर्टिंग के लिए आ जाए रिक्वेस्ट, तो उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। लेकिन आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल रिपोर्टिंग के लिए जाएं एज लॉन्ग एज आपका केस पेंडिंग है, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता कुछ लोग मुझे
अक्सर कहते हैं तारिक भाई हम रिपोर्टिंग पे नहीं जाना चाहते, कोई तरीका बताएं। ऐसी कोई बात नहीं है। होम ऑफिस बड़ी सख्ती से कहता है अगर हमने रिपोर्टिंग पे आपको बुलाया तो आपने आना है। सिर्फ ये कि अगर आपके पास कोई मेडिकल ग्राउंड है कि क्यों आप ट्रैवल करके रिपोर्टिंग में नहीं जा सकते, तो दैट इज़ द ओनली एग्जेम्पशन। थैंक यू आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अपना सवाल पूछ लें और मैं जवाब दे देता हूं आपको। हेलो हेलो। सॉरी सर, आपकी मुझे लगता है कॉल कट गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारक भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, ऐसे है तारक भाई कि मेरे बेटे ने सपोज वीज़ा अप्लाई किया था हाँ अबाउट 5 मंथ अगो, तो मेरी बहू से उन्होंने कहा कि आप पासपोर्ट जमा करवा दें, जी। लेकिन उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो 3-4 दफ़ा ईमेल किया तो एवरी टाइम वो कहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर हम आपको जवाब देंगे, लेकिन कोई जवाब आ नहीं रहा है। तो समझ में नहीं आ रही कि अब और हम क्या करें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखिए, ये बड़ी कॉमन बात है, स्पेशली जो होम ऑफिस का स्टाफ इस वक्त काफ़ी थिन हुआ है, बाकी जगहों पे भी, कि कभी कभी तो जवाब दे देते हैं ये लोग 8 to 9 वीक्स में, लेकिन कभी कभी ये बात 3 to 4 मंथ्स पे भी चली जाती है। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। 10 में से 5 या 4 ऐसे केसेस हैं जिनके डिसीजंस बहुत लेट आते हैं। अगर आप थोड़े से एंक्शस हो रहे हैं तो परहैप्स आप ये कर सकते हैं कि अपने एमपी से रजू करें और बोलें जी देखिए हमने एप्लीकेशन डाली हुई है, तो होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा एक्सपेडाइट कर दें इस डिसीजन को। लेकिन आजकल मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, पहले ज़माने में होता था कि जब एमपी इन्वॉल्व होता था और एमपी लेटर लिखता था तो हम विजिबली देखते थे कि एक्शन होता था उसके ऊपर। अब देखने में आया कि होम ऑफिस एक स्टैंडर्ड उन्होंने पैटर्न बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो एमपी को भी चुप करा देते हैं जवाब दे के कि जी हमारे पास स्टाफ नहीं है, और हम बड़ा यहाँ पर लिख देते हैं कि जी हम बड़ा कम्प्लेक्स केस है और हम इसको देख रहे हैं। पहले मैं भी सोचता था जेनुइनली कम्प्लेक्स केसेस हैं, लेकिन जब मैंने अक्सर लोगों से बात की, वो एक स्टैंडर्ड ईमेल आ रही है तो समझ आ गई कि जेनेरिक ईमेल है जो ये दे रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के एमपी को भी बोल दें कि जी आप वेट कर लें। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा सब्र से पेश आएँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम तारिक साहब। एक क्वेश्चन है मेरा। मैंने अप्लाई किया था डेरिवेटिव राइट्स के लिए 2019 में, जो होम ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया था डिसीजन। मैंने अपील किया, बस ट्रिब्यूनल ने अपील कर दी। तो होम ऑफिस ट्रिब्यूनल में अपील के लिए गया और कहा कि इसके बाद होम ऑफिस ने अपनी अपील विथड्रॉ कर दी। जी। तो अभी इसको तकरीबन इस मार्च में मुझे ये डिसीजन मिला, तो मैंने अप्लाई कर दिया यूरोपियन स्कीम के लिए। लेकिन जब बाद में जब उनकी गाइडलाइंस आई है 13th ऑफ दिस मंथ, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन विथड्रॉ कर दिया और होम ऑफिस से कहा है आप मुझे डेरिवेटिव कार्ड जो है जो मैंने केस बिल किया था एप्लीकेशन थी, उसमें मुझे अपना डेरिवेटिव कार्ड भेजने। तो क्वेश्चन ये है कि डेरिवेटिव कार्ड मुझे लेना चाहिए, ये कह सकता हूँ उनको, या ये रिफंड हो चुका है? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जब आपकी अपील अलाउ हुई थी तो उसके बाद ज़ाहिर बात है मैंने तो अपील के आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े, लेकिन जिस बेसिस के ऊपर आपकी अपील अलाउ हुई थी उस बेसिस पे होम ऑफिस को लाजमी आपको वीज़ा इशू करके देना चाहिए। इन दिस केस चेन रूट है या जो भी रूट है डेरिवेटिव राइट का जो आपने अप्लाई किया, दे मस्ट इशू यू द वीज़ा बिकॉज अपील अलाउ हुई है। एंड अगर होम ऑफिस ने उसको बाद में जाके चैलेंज नहीं किया हुआ, तो मुझे फैक्ट्स आपके केस के नहीं पता, बिकॉज सारी बातें जो नई पॉलिसी जुलाई में आई भी है वो करंट केसेस को अफेक्ट करती है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी पुराने केसेस डाले हुए थे उन्होंने ज़ब्रानो केरर के तौर पे डेरिवेटिव राइट के ऊपर, सारी बातें वो लोग थे जिन्होंने बाद में फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वाले वीज़े नहीं लिए हुए थे। तो अगेन मैंने जिस तरह अगर आप सुन रहे हो ज़ब्रानो के अंदर भी कि हर एक का केस विदाउट मेरिट नहीं है, बट मेजॉरिटी केसेस जिनमें लोगों के पास फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वाले वीज़े पहले थे उनका केस आउट ऑफ मेरिट हो गया। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कभी भी फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वाले वीज़ों पे नहीं थे, वो थ्रू आउट ज़ब्रानो केरर के तौर पे अप्लाई कर रहे थे, दे बिन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। तो उन पे ये चीज़ अप्लाई अब नहीं होती जो चेंजेस आई हैं जुलाई में। द सेम थिंग, मुझे आपकी हिस्ट्री तो केस की नहीं पता कि कब से आपका केस शुरू हुआ था, बिकॉज मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े हुए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आप
जो कट ऑफ पॉइंट था उससे पहले से आपका केस चल रहा था, क्योंकि जिस तरह आपने बोला कि फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में, प्रॉपर ट्राइब्यूनल में भी आप गए, फिर होम ऑफिस ने विड्रॉ किया, सो हम अज्यूमिंग कि आपका पुराने केस चल रहा होगा और आपने इन टाइम एप्लीकेशन डाली होगी पुराने कवानीन के थ्रू। तो बिल्कुल आप अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को रब्ता करें और उनको बोलें कि जी मेरी अपील अलाउ हुई थी और मुझे अभी तक आपने कार्ड इशू करके नहीं दिया। आपने बीच में जिक्र किया कि मैंने नए कवानीन के तहत यूएसएस के तहत भी एप्लीकेशन डाली है, मुझे उसमें मेरिट नहीं पता कि आपने किस मेरिट के तहत यूएसएस के अंदर एप्लीकेशन डाली है, तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बिकॉज जिस तरह आपको पता है कि जो हमारा शो का फॉर्मेट है वो इन्फॉर्मेशन देना, हमें शो में एडवाइस नहीं देते। एडवाइस के लिए फिर आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़वाने पड़ते हैं और फिर हम देख के बता सकता हूँ मैं आपको कि जी क्या चीज़ आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ करनी चाहिए। तो मुझे मेरिट नहीं पता आपकी नई एप्लीकेशन का, लेकिन डेफिनेटली जो आपने वीज़ा विन किया हुआ है कोर्ट के अंदर, वो आप अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को चेस करें और उनको बोलें कि जी इस अपील की बेसिस के ऊपर आप मुझे वीज़ा इशू करके दें। जब वो वीज़ा आपको होपफुली मिल जाए या किसी वजह से वो नहीं इशू करके देते, फिर वो एक अलग मैटर है कि आप उसको रेलिवेंट अथॉरिटी के साथ पिक करें। लेकिन अगर अपील को उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो फिर उनको जिस बेसिस के ऊपर आपकी अपील अलाउ हुई है उस बेसिस पे उनको आपको वीज़ा देना चाहिए, तो उसी को आप परस्यू करें फॉर द टाइम बीइंग। और अभी क्यों रिफ्यूज़ हुआ, मैंने रिफ्यूज़ल लेटर नहीं देखा, तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी अपना सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अब आपकी आवाज़ आ रही है। पहले मैंने कॉल की थी तो आवाज नहीं आ रही थी, कट गया था। नो प्रॉब्लम भाई। अच्छा तारिक भाई, मेरा सवाल ये है कि मैंने ना असाइलम किया था, तो असाइलम रिफ्यूज हो गया, उसके बाद कोई काफी अर्सा एप्लीकेशन नहीं डाली जी तो मैं फैमिली के साथ हूँ, मेरे 5 बच्चे, तो मुझे इधर रहते हुए 6 साल हो गए हैं। हम्म तो मुझे होम ऑफिस से एक सेक्शन 121 स्टॉप लेटर आया है हम्म कि आप इस लेटर का आप बस जवाब दें 10 दिनों में, और अगर आप इस मुल्क में प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ की बेस पे रहना चाहते हैं तो हमें एविडेंस दें रिलेशन के और कोहैबिटेशन के। तो मैंने पूछना ये था कि इसका मुझे कोई फायदा हो सकता है उनको, अगर मैं सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके और उस लेटर के जवाब में उनको भेज दूं? आपके मुझे बच्चे 6 साल हुए हैं इस मुल्क ओके, में। आपके बच्चों की एजेस क्या हैं सर? मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र है 11 साल, जी सारे अंडर 18 है, ओके। और मुझे ये पांचों के बता, पांचों ठीक है माशाल्लाह, और मुझे ये बता दें कि आपकी जो वाइफ हैं वो भी आपके साथ कौन सी नेशनैलिटी से हैं? पाकिस्तान से। ठीक है सर, मैं अर्ज़ कर देता हूँ तो आप सुन लें। चलो ठीक है। बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल का। देखिए होता ये है कि जिन लोगों के सारे केसेस एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो होम ऑफिस कभी कभी उनको सेक्शन 120 देता है। आप समझ लें कि होम ऑफिस ने आपको फ्री इजाज़त दे दी है कि जो FLRFP एप्लीकेशन है, फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की एप्लीकेशन है, उसको भरने की बजाय आप सेक्शन 120 भर लें। इन अदर वर्ड्स उन्होंने एक तरह से आपको FLRFP एप्लीकेशन का मौका दिया है। इन अदर वर्ड्स उन्होंने कहा है जी कि किसी भी बेसिस पे आप यहाँ रहना चाहते हैं हमें लिख के दे दें, तो डिपेंडिंग ऑन इमिग्रेशन रूल में कितने भी कवानीन हैं आप उनमें से जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ फिलिंग अप द रेलेवेंट फॉर्म आप सेक्शन 50 के ऊपर उस चीज़ को रेस कर सकते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात होती है कि जी अगर आप लोग 5 हैं बच्चे और मियाँ बीवी दो मिला के 7 लोग हैं, ऑफकोर्स अगर आपके पास पैसे नहीं 2600 पाउंड्स इंटू 7 की कैलकुलेशन करके कितना फीस की है तो आपको फी वेवर अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन सेक्शन 120 में फी वेवर की भी जरूरत नहीं, बिकॉज ऑटोमेटिकली आपको उन्होंने फ्री बोल दिया। अब कंसिडरिंग आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस जो आपने जिक्र किया है कि जी हम लोग फैमिली मेम्बर हैं और आपने जैसा जिक्र किया आपकी वाइफ भी नॉन नेशनल है, तो ज़ाहिर बात है कि प्राइवेट लाइफ में जो मैंने बाकी केस तो आपका असाइलम का नहीं पढ़ा ना मेरे पास वो है, लेकिन प्राइवेट फैमिली लाइफ में मेरे ख्याल से जो आप एक एम अचीव करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स मैंने बाकी केस नहीं पता उस पर कमेंट नहीं करा, बट जो नेक्स्ट टारगेट है वो है जब बच्चे इस मुल्क में 7 ईयर्स अपने पूरे कर लें, बिकॉज एक क्वालिफाइंग चाइल्ड वो होता है जो ब्रिटिश सिटीजन हो या उसने यहाँ 7 साल पूरे कर लिए हो। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि कुछ लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है जब से नया कानून आया जुलाई में कि जी इनडेफिनेट बच्चा हो तो वो भी क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है, तो कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है नहीं, इनडेफिनेट वाला बच्चा क्वालिफाइंग चाइल्ड नहीं होता। जिस बच्चे ने यहाँ 7 साल गुजार लिए हैं वो क्वालिफाइंग चाइल्ड होता है, या जो यहाँ ब्रिटिश सिटीजन हो। तो आपके बच्चे अगले साल अपने 7 साल पूरे कर लेंगे। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ का केस रेस कर लें और होपफुली अगर वो एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है 1 ईयर तक, बिकॉज मुझे एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं पता, लेकिन अगर आपको 6 साल इधर हो गए
तो एक और साल रह गया और आपके 7 साल पूरे हो जाएंगे। तो फिर अगर वो सेक्शन 120 पेंडिंग रहता है एक साल तक, आई होप वो रहे, तो फिर आप अपना 7वां साल पूरा करते ही उनको फर्दर अपडेट दे सकते हैं सेक्शन 120 के तहत कि जी देखिए अब मेरे 7 ईयर्स हो गए हैं, तो हम पेरेंट रूट के ऊपर आप क्वालिफाई करते हैं और आपको ये प्रूव करना होगा कि इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चिल्ड्रन टू लीव द यूनाइटेड किंगडम, और फिर आप वो कर सकते हैं। एक बात लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि जी हम 7 ईयर रूल, बच्चे अगर 7 साल पूरे ना भी हो हम रेस कर सकते हैं। द आंसर इज नो। 7 ईयर रूल लोग उसको बोलते हैं, हालांकि कोई 7 ईयर रूल वीज़ा नहीं होता, 7 साल की बात करें, लेकिन लोग कहते हैं जी 7 ईयर रूल है ये। तो ये नहीं आप कह सकते पहले अप्लाई करके कि जी बच्चे के 7 साल पूरे हो गए। जो आप एप्लीकेशन नॉर्मली डालते हैं उसको हम कहते हैं बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, कि जी बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि उसको अब इस मुल्क से ना भेजा जाए, और हम होप ये करते हैं कि वो 1 साल तक पेंडिंग रखें एप्लीकेशन को, ताकि जैसे ही बच्चों के 7 साल पूरे हो जाएं वी कैन अपडेट दी एप्लीकेशन। ज़्यादातर लोग जो इस कैटेगरी में होते हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भी GCSE दे रहे होते हैं, ए लेवल्स दे रहे होते हैं। मुझे नहीं पता आपके बच्चे कोई GCSE या ए लेवल की स्टेज पे हैं, बिकॉज ये पढ़ाई का बड़ा क्रूशल पीरियड होता है। जिस तरह आपको पता है कि GCSE जो होते हैं इसलिए क्रूशल होते हैं, उससे ए लेवल की एडमिशन मैटर करती है, और ए लेवल इसलिए बहुत क्रूशल होता है कि किस लेवल की यूनिवर्सिटी पे आप इस मुल्क में जाएं बहुत मैटर करता है ए लेवल की क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो हम अक्सर कहते हैं कि जी बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि उसकी पढ़ाई पे हर्ज ना हो, बिकॉज दे आर एट अ वेरी क्रूशल टाइम ऑफ द पढ़ाई। ये उनकी बात करें जिनके अभी 7 ईयर्स पूरे नहीं होते। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल आप एक एप्लीकेशन अभी डाल सकते हैं होम ऑफिस को, बट एम ये आपका कि 1 ईयर तक वो पेंडिंग रहे। या आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थैंक यू फॉर सेक्शन 120 जी, मैं अभी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा हूँ, और सारी बात है मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना पीरियड है 7 ईयर्स पूरे होने में, और एक दफ़ा जब 7 ईयर्स एकदम पूरे हो जाए यू मेक द एप्लीकेशन। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। एक बात मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, आपके भी दिमाग में है कि तारिक भाई मुझे डर है कि कहीं उठा के ना ले जाएं, लेकिन नॉर्मली होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि जहाँ फैमिली यूनिट हो, मीनिंग आप और आपकी फैमिली एज ए यूनिट, उनको वो डिटेन नहीं करते और उठा के लेके नहीं जाते। पॉलिसी है, बट कभी कभी बहुत एक्सट्रीम केसेस में आई थिंक बहुत अरसा हुआ इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज बीच में कोविड आ गया, और पहले भी मैंने सुना था तो 1-2 केस ये थे कि हस्बैंड को उठा के ले गए, वो भी फिर कुछ अरसे बाद छोड़ दिया जैसे ही हम इन्वॉल्व हुए उसके बीच में। बट दैट इज़ द सिचुएशन। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन सेक्शन 120 इज़ गुड, बैड नहीं है, कि जब आपका वक्त पूरा आएगा, बच्चों के 7 ईयर्स होंगे, तो एटलीस्ट आपको FLRFP ढूंढनी नहीं पड़ेगी। एंड आया आप अभी वो एप्लीकेशन डाल दें बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के ऊपर बोल के, फाइन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप जो भी डिसीजन लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक थोड़ा सी, हम F2X फुटबॉल, ज़रूर आपके बच्चे ने ये आपको हैंडल बना के दिया होगा, रोनाल्डो की फ़ोटो है, नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम 10 ईयर्स रूट पे हैं और अराउंड 6 ईयर गुजार चुके हैं। हमें, हमारी बेटी 17 साल है, मुझे उसके लिए इनडेफिनेट अप्लाई करना हो तो फॉर्म और फ़ी वेवर। अच्छा, जो आई थिंक आप बात करें जो अडल्ट बच्चों की उन्होंने बात की है, बिकॉज जो उन्होंने अडल्ट यंगस्टर्स की बात की है जो इनडेफिनेट ले सकते हैं, वो उन्होंने बोला है उन बच्चों के लिए जिनकी एज 18 to 24 के बीच में, हाफ द लाइफ उन्होंने इधर गुजारी है, और 5 साल उनके पास कंटिन्यूस वीज़ा रह चुका हो, तो वो लोग इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आप उस पर रिलाई करें कि जो बच्चे इधर पैदा हों और 7 ईयर्स हों उनको इंडेफिनेट, तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि आपने कहा मेरी बेटी 17 साल की है, तो अगर वो इधर पैदा होती तो वैसी ब्रिटिश सिटीजन हो सकती थी 10 ईयर्स पूरे करके। तो मेरे ख्याल से आप जिस वीज़े की बात करें F2X फुटबॉल, वो यंग अडल्ट वीज़े की बात करें, लेकिन उसमें जो यंग अडल्ट की एज है वो 18 to 24 के बीच में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। फिर अगली 3 कंडीशंस हैं, तो आप पहली कंडीशन ही मीट नहीं कर पा रही बिकॉज आपकी बेटी अभी 17 ईयर्स की, तो यंग अडल्ट का जो वीज़ा है उस कैटेगरी में वो आती नहीं है इस वक्त। 1 साल और वेट कर लें, फिर देखें कि बाकी 4 रिक्वायरमेंट्स भी मीट करी या नहीं, एंड देन दे कैन अप्लाई। और जहाँ तक फ़ी वेवर की बात है, अनफॉर्चुनेटली जो ये प्राइवेट लाइफ में सेटलमेंट दे रहे हैं उस पर अभी तक फ़ी वेवर अवेलेबल नहीं है। नेचुरलाइजेशन पे फ़ी वेवर है, ये जो लोग, सॉरी नेशनलाइजेशन कह रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन पे फ़ी वेवर है जो बच्चों के लिए अप्लाई करते हैं, और फ़ी वेवर अवेलेबल है ये जो FLRFP एप्लीकेशन है। लेकिन जो प्राइवेट लाइफ, जब ये वीज़े अभी निकले भी नहीं थे, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि मैंने देखा था कि इन पर फ़ी वेवर अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता अपेंडिक्स FM पे भी उन्होंने फ़ी वेवर अब एंट्री क्लियरेंस पे दे दिया, जिसकी मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। रज़वान जाफरी, अस्सलाम वालेकुम। रज़वान, आप उर्दू तो लिखते हैं लेकिन बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम थोड़ा नीचे आता है, तो ट्राई किया करें इंग्लिश में मुझसे सवाल कर लिया करें। बट आपने कहा अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, क्या हाल है? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। खैर खैरियत है तारिक भाई। मेरी वाइफ के यहाँ 8 साल करने के बाद इस साल, सर मैं नहीं पढ़ सकता आपने क्या लिखा है। बस एंड में ये लिखा है आपने इंग्लिश में, इनडेफिनेट अप्लाई कर सकता हूँ। सर देखिए रिजवान, मैं आई डू अपोलोजाइज, मुझे समझ नहीं आ रही आपने क्या लिखा है, लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि स्पाउस वीज़े पे इनडेफिनेट कैसे मिलता है, तो वो 5 ईयर रूट के बाद मिलता है, या अगर जारी बात है आप फिर उसको स्विच कर लें 10 ईयर रूट पे, तो 10 ईयर रूट के बाद मिलता है। अलबत्ता 5 ईयर रूट कंटिन्यूस होना चाहिए, और 10 ईयर रूट तो जो मर्जी कॉम्बिनेशन हो आप कर सकते हैं। तो आई डू अपोलोजाइज, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इनडेफिनेट कब अप्लाई कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपने स्पाउस रूट पे पूरे 5 साल कर लिए लगातार, तो आप इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप स्पाउस रूट पे नहीं किया पूरे 5 साल एक रो में, एक कंटिन्यूस पीरियड के थ्रू, तो फिर आप 10 ईयर रूट पे होते हैं और आपको 10 ईयर बाद इंडेफिनेट मिलता है। कुछ लोग होते हैं, मैं जानता हूँ, जो पहले 2.5 साल 10 ईयर रूट पे थे, लेकिन फिर स्विच हो जाते हैं 5 ईयर रूट पे, फिर वो 5 साल पूरे करके इंडेफिनेट अप्लाई कर देते हैं, मीनिंग कि उनके जब 7.5 साल एक तरह से पूरे हो जाए। लेकिन हम उस पीरियड को इस तरह काउंट नहीं करते कि जी 7.5 साल पूरे हो गए तो इंडेफिनेट मिल गया। हम ये काउंट करते हैं कि अगर आप 5 ईयर रूट पे जा रहे हैं तो कंटिन्यूसली 5 ईयर देखना होता है, और अगर आप 10 ईयर रूट पे, तो डजेंट मैटर आपके कौन कौन से वीजे थे, कॉम्बिनेशन है सारे वीज़ों की, और आप 10 ईयर के बाद इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप रिजवान आपको इसका जवाब मिल गया। और लेट्स को एक और कॉलर लेते हैं, फिर मैं और भी आपके मैसेजेस पढ़ लूंगा। सॉरी, कॉल मैंने उठा नहीं सका टाइम पे, आई डू अपोलोजाइज। मैंने असल में सोचा कि मैं साथ साथ थोड़े ये भी मैसेजेस पढ़ लूँ। तो आई डू, एक और कॉल आई है, हम इसको उठा लेते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना है आपसे। जी जी अच्छा, ये मैं जिस वक्त आया था तो उसके बाद स्टूडेंट, तो फिर उसके बाद मैंने पीएसडब्ल्यू पे अप्लाई किया था, तो उस वक्त मेरी जो डिग्री थी वो फेक लगाई थी, तो वो उन्होंने पकड़ दी थी ना, जी जी तो उन्होंने उस पर मेरा वीजा रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये डिसेप्शन का चार्ज लगाया था। तो जी फिर उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैं वापस नहीं गया, फिर मैं इधर ही रह गया जी क्या था। जी तो अभी जो है ना, वो मेरा जो बेटा था वो 7 साल का हो गया है ना, जी लेकिन वो रजिस्टर वगैरह कहीं भी नहीं है ना, जी जी वो किसी उसके साथ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट हमने बना लिया था। जी जी तो क्वेश्चन मेरा ये था कि अभी अगर मैं अप्लाई करूं तो उसमें मेरिट कितना होगा, और दूसरी बात ये ना कि वो रिसेप्शन का जो है वो कितना काउंट करता है, क्योंकि ये रिसेप्शन जिस वक्त मेरे ऊपर लगा था ये 2010 में लगा था, नवंबर अक्टूबर में 2010 में लगा था। तो क्या ये रिसेप्शन 10 साल के लिए होता है, या फिर ये सारी जिंदगी के लिए होता है, या क्या है इसका? ओके तो अगर 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 एक और मुझे किसी और ने ये भी मशवरा है कि अगर इससे बेहतर है कि अगर आप वो बच्चा 10 साल का हो जाए तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो उस वक्त जो है वो चांस ज्यादा लगता है। तो क्या कौन सा जो है ना वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि अभी अगर करवा लें तो काम चल जाएगा, या फिर वो 10 साल का जिसमें रजिस्ट्रेशन होती है तो कहते हैं उस वक्त बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हो जाता है। तो इस बारे में कंफ्यूजन है। और दूसरा काइंडली वो मेरा वाइफ का तो मसला कोई नहीं है, उसका डिसेप्शन नहीं था, वो तो डिपेंडेंट थी ना। ठीक, मैं अर्ज कर देता हूँ, बड़ी मेहरबानी भाई। चल ठीक होगी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं कुछ 2-3 मिथ्स क्लियर कर दूं, फिर मैं आपके मेन जवाब देता हूं सवाल का। पहले तो एक मिथ है कि बच्चा 10 ईयर का हो जाए तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश हो जाता है। भाई ये बात नहीं है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए कि जब बच्चा 10 ईयर्स का होता है ऑटोमेटिक ब्रिटिश नहीं होता, आपको रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन करनी होती है। होम ऑफिस कहता है कि हम डिस्क्रेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन आज तक मैंने जितनी भी एप्लीकेशंस डाली हैं, जिस बच्चे इधर पैदा हुए हैं 10 ईयर्स कंटिन्यूसली पूरे कर लिए, उनके ऊपर डिस्क्रेशन फेवर में ही इस्तेमाल हुई है। सो इन अदर वर्ड्स, ये पक्का नहीं होता, लेकिन होम ऑफिस 100% डिस्क्रेशन बच्चे के फेवर में अप्लाई करता है और बच्चे को ब्रिटिश सिटीजन रजिस्टर कर देता है। डिसेप्शन पे बिल्कुल 10 ईयर का एक तरह से वो ये कहते हैं कि जी कभी अगर आपने हमें डिसीव किया है तो हम 10 ईयर तक आपको कोई और वीज़ा पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे नहीं देंगे। इट्स स्लाइटली डिफरेंट जब आप प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट लॉ अप्लाई होता है। और जहाँ तक बात आती है बच्चे की, इसमें एक मिथ है कि लोग कहते हैं जी अगर बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए तो बड़ा ज़रूरी है कि हम उसका पहले वीज़ा ले लें। आप अपने वीज़े के साथ भी उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बट द मेन पॉइंट है कि बच्चा क्वालिफाइंग चाइल्ड होना चाहिए, कि 7 साल उसने यहाँ गुजार लिए हो और इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू गो बैक। वीज़ा होना ना होना, बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट ना होना वुडंट मैटर अगर आप 7 ईयर पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ मेरी गौर से सुने,
आपका डिसेप्शन चाहे 1 घंटा पहले लगा हो आपके ऊपर और अगले दिन आपका बच्चा 7 ईयर का हो गया हो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो मैटर ही नहीं करता बच्चे की एप्लीकेशन में। आई टेल यू व्हाई। जब आप 7 ईयर बच्चे की एप्लीकेशन डालते हैं तो कानून में आपने 2 कंडीशंस मीट करनी होती हैं। पहली कंडीशन कि आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के साथ, एंड सेकेंड कंडीशन इट इज अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूके एंड इट्स अ क्वालिफाइंग चाइल्ड। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप ओवरस्टे थे, आप पे डिसेप्शन लगी है, इररेलेवेंट है किसी भी असेसमेंट के अंदर। तो इन माय केस मैं आपको अर्ज कर देता हूं कि आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग केस, अगर होम ऑफिस रिफ्यूज भी करता है, यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मेरिट जब आप कोर्ट में जाएंगे, बिकॉज चाहे आपकी डिसेप्शन लगी हो, चाहे आपने ओवरस्टे किया हो, ये चीज़ें जो कानून है उसके अंदर कंसिडर नहीं होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज जो बार है, जो इमिग्रेशन एक्ट 2014 के अंदर आया था, वो बार ये है कि आपकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के साथ, एंड नॉट इवन योर बायोलॉजिकल चाइल्ड। अगर आप किसी बच्चे के साथ रहते हैं और आपके स्टेप चाइल्ड है वो, तो वो भी पेरेंटल रिलेशनशिप में आता है। एंड इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम प्रोवाइडेड कि वो चाइल्ड क्वालिफाइंग चाइल्ड है। तो फिर कहने का मतलब आपके तो वैसे भी 10 ईयर्स पूरे हो गए डिसेप्शन को, लेकिन अगर आपका एक दिन पहले भी डिसेप्शन आप पे लगा होता तो आपकी जो पेरेंट रूट वाली एप्लीकेशन है उस पर वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर होम ऑफिस करता भी है तो यू हैव वेरी आर्ग्यूबल ग्राउंड कोर्ट में उसको आर्ग्यू करने के लिए, बड़े स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं आपके पास। हाँ, अलबत्ता खुदा न खास्ता अगर किसी को 1 साल से ऊपर सज़ा हो जाए, फिर वो फॉरेन क्रिमिनल की कैटेगरी में आता है, फिर कानून थोड़ा सख्त हो जाता है। फिर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ बच्चा क्वालिफाइंग चाइल्ड भी हो तो बचाना मुश्किल हो जाता है। फिर वेरी सिग्निफिकेंट और बड़े कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस का टेस्ट है जो आपने मीट करना होता है। लेकिन अल्लाह ना करे कि आप में से कोई उस कैटेगरी में हो, लेकिन वो भी केसेस हम करते हैं, मैंने खुद देखे हैं वाले केसेस, बट वो एक टोटली डिफरेंट कैटेगरी, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको 1 साल की सज़ा हुई हो। तो आप तो डिसेप्शन में है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब होम ऑफिस ने रिफ्यूज भी किया, थोड़ा वरी तो आप होंगे, लेकिन यू हैव आर्ग्यूबल ग्राउंड्स उसको चैलेंज करने के। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। शुएब अवान, अस्सलाम वालेकुम शुएब। सलाम तारिक भाई, वालेकुम अस्सलाम शुएब। आई वाज फिलिंग माय FLRP पार्टनर रूट 3 extension form. This question comes up about 18,600. As far as I know, I don't to fill this requirement. Thanks. हाँ बिल्कुल, जब आप FLRFP भर रहे होते हैं और आप 10-year रूट पे और आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं मीट करें, उसको नो कर दें, जस्ट कीप गोइंग फॉरवर्ड विद द एप्लीकेशन। कुछ लोग इसलिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मीट करने की जरूरत नहीं होती बिकॉज वो डिसेबिलिटी अलाउंस पे होते हैं या केयर अलाउंस पे होते हैं और वो एडिक्वेट मेंटेनेंस वाले सेक्शन को फिल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप 18,600 की रिक्वायरमेंट नहीं मीट करें, आप 10-year रूट पे उसको नो करके जस्ट कीप फिलिंग द फॉर्म अप। शोएब, विश यू ऑल द बेस्ट। सॉरी रिजवान, आप फिर उर्दू में लिख रहे हैं। जाफरी, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बारीकी में लिखा जाता है तो मुझे समझ नहीं आ रही है। प्लीज़ अगर इंग्लिश में लिख लें। और थैंक यू। और रियाज, सॉरी F2X फुटबॉल, अगेन आप उर्दू में लिख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखें आई विल बी ग्रेटफुल। कमेंट्स के अंदर जब आप चैट लिखते हैं मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, आपको जवाब दूंगा, लेकिन ट्राई करें कि आप इंग्लिश में अपना सवाल लिख लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने लिखा है F2X फुटबॉल, सॉरी मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। अगेन मुझे नहीं समझ आ रही आप उर्दू में क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने कोई सवाल लिखना है, क्योंकि आप थोड़ा होता है ना, कुछ लोग शाय होते हैं, कॉल पे नहीं आना चाहते, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन प्लीज़ इंग्लिश में अपना सवाल लिखें। वो उर्दू में आप जिस तरह लिखते हैं, आप क्योंकि लिख रहे होते हैं, आपको समझे, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और सारी बात है, फिर शो का टाइम बड़ा गुजर जाता है। सो अगले कॉलर को आप लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सलाम तारिक साहब, मेरी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मैं एक इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बीच में स्किप कर गया था। जमरानो केस था, अक्टूबर 2019 में अप्लाई किया था और जो रिफ्यूज हुआ, अपील ओपन हुई, होम ऑफिस ने अपील कर दी ऊपर ट्रिब्यूनल में। इस दौरान मेरी दूसरी एप्लीकेशन पे लीव टू रिमेन मुझे मिल गई, 2.5 साल का वीज़ा। तो जब 2.5 साल का वीज़ा मिल गया तो उसके बाद अपील अपहेल्ड हुई है। तो अब मुझे डेरिवेटिव कार्ड केस की अपील के मुताबिक जो मैं विन कर चुका हूँ, डेरिवेटिव राइट मुझे मिलना चाहिए, मिल सकता है या अभी नहीं मिल सकता है? थैंक यू भाई। अगेन जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जो अपील के वक्त आपने जब अप्लाई किया था उस वक्त क्या आपकी सिचुएशन थी, क्या आपने FLRFP था या नहीं था, वो सारा देखना पड़ेगा। बिकॉज अगर होम ऑफिस रिवर्ट हो जाता है अपने पुराने कानून के तहत
तो उसमें एक और भी वो कहते हैं कि जी अगर आपके पास राइट है टू लिव अंडर फैमिली इन प्राइवेट लाइफ और हमने वो वीज़ा दिया हुआ है तो फिर आपको डेरिवेटिव राइट नहीं देंगे। तो होम ऑफिस ये भी आपके पास मुड़ के कह सकता है कि जी हम आपको क्यों अब ये ज़बरानों का दें वीज़ा, क्योंकि आपने तो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर ऑलरेडी वीज़ा ले लिया है। तो क्योंकि आप इस रूट पे चल रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो कि पहले क्या होता था अकंसिया से पहले, आई डोंट नो मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर रहा हूँ या नहीं, थोड़ा भी ज़बान मेरी टिकी हुई है, बट इससे पहले ये होता था अगर आपको याद हो कि अगर आपके पास फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़ा है तो आप ज़बरानो रूट पे नहीं आ सकते थे। वो कहते थे आप इनमें से एक चूज़ करें। वो तो अकेंसिया के ऊपर जब ये बात हुई, कंसेंट ऑर्डर आया, तो उन्होंने कहा हाँ जी आप दोनों एप्लीकेशंस डाल लें, हम बाद में बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशन पे हम आपको देंगे। वो अलग बात है, जब जुलाई में डिसीजन आया तो वो ख़त्म हो गया। तो क्योंकि अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपका पूरा डिसीजन नहीं पढ़ा, तो मैं उसमें से निट पिक करके ये नहीं कहना चाहता हूँ जी बिकॉज आपने बाद में अप्लाई कर लिया ये प्राइवेट लाइफ वाला वीज़ा तो वो आपको ज़बरानो नहीं देंगे, बिकॉज मैंने कुछ और भी पढ़ना है होम ऑफिस जज ने क्या कमेंट्स दिए हैं। बिकॉज जारी बात है कि होम ऑफिस मुड़ के आपको कह सकता है कि ठीक है जी उस वक्त तो आप क्वालिफाई करते थे, लेकिन अब आपने फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ का वीज़ा ले लिया, और अगर आप हमारी पुरानी पॉलिसी देखें तो उसमें हम ये कहते थे कि आपने एक चूज़ करना है। आपने अपना रूट चूज़ कर लिया है कि आपने फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़ा ले लिया, तो यू स्टिक ऑन दैट। क्या पता आपका पहले ये वीज़ा बिल्कुल भी नहीं था, तो वन कुड आर्ग्यू आपकी तरफ से जब आप उनको अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को लिखें। अगेन मुझे नहीं पता लिखना चाहिए यानी, बिकॉज मैंने आपकी पूरी फर्स्ट ट्राइब्यूनल की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, वो पहले पढ़नी पड़ेगी। जो अपील की हिस्ट्री, उसमें आपकी हिस्ट्री होती है, जब अप्लाई किया वीज़ा था या नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। यू कैन ऑलवेज ट्राई आउट कि आप अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को ईमेल लिखें और बोलें देखें जी मैंने जब ये अप्लाई किया था उस वक्त मेरे पास कोई वीज़ा नहीं था, तो मेरे ख्याल से मुझे ज़बरानो केयर के तौर पे रिकग्नाइज करना चाहिए, बिकॉज जो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़ा ये मैंने बाद में अप्लाई किया है और मैंने बाय चॉइस नहीं किया। और ये भी बैटर करता है कि आपने जुलाई से पहले किया या बाद में किया, बिकॉज जुलाई से पहले तो ये भी कह रहे थे कि आप दोनों अप्लाई कर लें। एंड सी के अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट वाले आपको क्या जवाब देते हैं। सो यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट आउट, बिकॉज देखें इसमें कोई आपका नुकसान तो है नहीं। अगर दे दिया तो फाइन, और अगर ना दिया और कोई रीजनिंग ये दी कि जी क्योंकि आपने फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़ा अप्लाई आप कर दिया था तो हम आपको नहीं देते, फाइन, आपके पास फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ वीज़ा है, तो अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को पूछने में कोई नुकसान नहीं है आपका। अगर आप ज़्यादा बारीकी में जाना चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मुझे आपका फर्स्ट ट्राइब्यूनल का डिसीजन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर आप ये पूछ रहे हैं तारिक भाई मुझे वीज़ा देंगे या नहीं, आई डू नॉट नो, बिकॉज मैंने आपका फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल का नहीं पढ़ा डिसीजन। लेकिन एक बात सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि देयर इज़ नो हार्म अगर आप अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को लिख के भी देंगे जी मुझे वीज़ा दे, देखें वो आगे से क्या जवाब देते हैं, एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही जी। अलीम आपकी आवाज़ कहीं, आप कहीं कहाँ से बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं, मुझे भी सुनाई हार्डली दे रही है। नहीं, आई डू अपोलोजाइज अलीम, आई डू अपोलोजाइज। आपको शायद दोबारा कॉल करना पड़े अलीम, बहुत मुश्किल मुझे समझ आई थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। होने वाला है 10 ईयर का, तो मुझे प्राइवेट लाइफ का फॉर्म भरना पड़ेगा या सेट अदर का भरना पड़ेगा या 10 ईयर लॉन्ग रेसिडेंट का भरना पड़ेगा, और मुझे साइनिंग का रिक्वायरमेंट शो करनी पड़ेगी। साइनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, फाइनेंस है। ओके ओके, बड़ी मेहरबानी आपकी कॉल की, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आई डू अपोलोजाइज अलीम, आप कॉल कर रहे थे, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपना स्पीकर ऑन नहीं किया हुआ था, तो आई पुट माई हैंड्स अप। अलीम आप दोबारा रिंग करें, मैं फिर इस जवाब के बाद आपकी कॉल उठा लूँगा, होपफुली रिंग बैक। मेरी गलती अलीम, आई डू अपोलोजाइज। आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैंने गलती से बटन ही दबाया हुआ था उसका स्पीकर का, सो माई फॉल्ट अलीम, आई सिंसियरली अपोलोजाइज। अच्छा, अलीम के बाद जिनकी कॉल आई थी, देखें सर, जिन लोगों ने फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे अपने 10 ईयर्स पूरे कर लिए हैं उनके पास ऑप्शन है कि सेट एलआर अप्लाई कर लें या फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे अप्लाई कर लें। ज़्यादातर ये फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की जो 10 ईयर की सेटलमेंट आई उन लोगों के लिए थी, तभी उन्होंने 22 में इंट्रोड्यूस किए जिनको 12 में 10 ईयर रूट के ऊपर उन्होंने वीज़ा दिया हुआ था। लेकिन अगर आपका बीच में कोई स्टूडेंट पीरियड भी और फिर आप 10 ईयर्स पूरे कर रहे हैं तो फिर लॉन्ग रेजिडेंस करें। लेकिन अगर आपने प्राइवेट लाइफ पे पूरे 10 ईयर्स किए हैं तो फिर आप इसकी बेसिस पे करें, क्योंकि आप 10 ईयर रूट के ऊपर जा रहे हैं तो इसमें कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए, एंड देन यू कैन जस्ट सबमिट द एप्लीकेशन। तो अगर आप 10 ईयर प्राइवेट लाइफ में आपका कोई पीरियड स्टूडेंट या कोई दूसरे टाइप के वीज़े का भी बीच में है तो फिर बेहतर है कि आप सेट एलआर
अप्लाई कर लें। किसी ने मुझसे भी पूछा कुछ अर्सा पहले, तारिक भाई मुझे श्योर नहीं है मेरा पीरियड और मैं सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट का वेट नहीं करना चाहता, आई एम जस्ट वांट वेरी कीन कि मुझे जल्दी से मिल जाए, तो फिर एहतियातन सेट एलआर कर लें, बिकॉज दोनों की एप्लीकेशन तो इंडेफिनिटी की है ना। तो अगर आपको डाउट है थोड़ा भी तो सेट एलआर भर लें। मेन बात है कि आपको सेटलमेंट की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं हम लोग। सर जी मैं एडवाइस नहीं देता अलीम भाई, आप ना मुझे फंसवा देंगे, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का फॉर्मेट है, एडवाइस के लिए आपको प्राइवेटली कांटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू। लेकिन मेरे लिए आप मतलब गॉड के बाद आप बहुत काम आए। अल्लाह माफ, थैंक यू अलीम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अपना सवाल पूछें भाई। जी अच्छा तारिक भाई, मुझे मेरी नेशनलिटी हो गई है और मुझे मैंने आपको लास्ट टाइम भी फोन किया था, तो मेरा पासपोर्ट इस वक्त रिटर्न नहीं हुआ। ओल्ड पासपोर्ट या एक्सपायर्ड पासपोर्ट है। अब मैं यूके पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वो मुझसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, एक्सपायर्ड पासपोर्ट भी। जब मैं इंटर हुआ था इस कंट्री में तो वीजे पे आया तो वो वीजा ओल्ड पासपोर्ट पे लगा हुआ था। अब वो लॉयर के पास या होम ऑफिस गुम हो गया है, तो अब मैं क्या करूँ, उसका क्या सोल्यूशन निकालूं कि मैं तो नहीं है ओरिजिनल पासपोर्ट, पुराना वाला जो एक्सपायर हो चुका है। मैं बता देता हूँ। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। तो वो आगे जाके जब आप बोलते हैं कि मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो वो पूछते हैं कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन कम से कम दे सकते हैं कि पासपोर्ट नंबर क्या था, वो भी आप येस या नो कर लें। फिर वो आगे पूछते हैं अगले सेक्शन पे कि जी क्यों नहीं आप प्रोवाइड कर सकते। बस उसमें एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप कहते हैं कि लॉस था देन दे रिक्वायर कि पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए, तो अगर आपने नहीं कराई पुलिस रिपोर्ट तो अभी भी करा सकते हैं। लेकिन अगर होम ऑफिस से गुमा है कि उनके पास पड़ा हुआ है और आपको वापस नहीं मिला, तो आप फिर मेंशन कर सकते हैं कि जी वो होम ऑफिस के पास है और मुझे उसके बाद वापस नहीं मिला। तो वो फिर उनका मसला है कि वो उसके साथ क्या करें। तो कोई घबराने की बात नहीं है। चाहे वो मांगते भी एक्सपायर्ड पासपोर्ट, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है एक्सपायर्ड पासपोर्ट की ना, पेजेस लोगों ने फोटो कॉपीज रखी होती है तो उस पर पासपोर्ट नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होती है, वो सारा दे दें। और अगर वो भी नहीं है उसको भी नो बोल दें। और जब वो रीज़न पूछेंगे कि क्यों आपके पास नहीं है, और ये करंट पासपोर्ट पर भी अप्लाई होती है वाली सारी चीज़ें, तो आप एक्सप्लेन कर दें कि जी वो होम ऑफिस ने घुमा दिया, अगर उन्होंने घुमाया है। लेकिन अगर लॉस्ट हुआ है तो फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस की रिपोर्ट हो। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जी हमने उस वक्त तो रिपोर्ट की नहीं लॉस्ट की, तो वो अभी भी नई रिपोर्ट करके फिर साथ लगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। यहाँ भी क्योंकि कॉल्स आ रही हैं, मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपके चैट्स में मैसेजेस, लेकिन लेट्स सी के अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर दो मेरे सवाल थे। जी FLRFP के फॉर्म में एक ऑप्शन है कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं, पर उसमें मैं हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड, मेरी वाइफ है एम्प्लॉयड, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड का कोई ऑप्शन नहीं है। एक ये, और दूसरा सवाल है कि अगर आप कोई पब्लिक फंड ले रहे हैं कि नहीं। हम ले रहे थे पब्लिक फंड इन कोविड टाइम्स, यूनिवर्सल क्रेडिट में थे हम, पर उसके बाद अभी तक हमें कोई कोविड के बाद वो हमें कुछ नहीं मिलते मंथली पैसे, क्योंकि हमारे अभी हालात ठीक हैं। तो वो उसमें मेंशन करना है, उसमें तो ये लिखा है कि हाउ मच यू गेट पेड एवरी मंथ, तो वो लास्ट पेमेंट तो हमें आई नवंबर में, तो वो किस तरह मेंशन करूं? और आप मुझे ये बता दें कि आप 10 ईयर रूट पे हैं? जी 10 ईयर। ओके, थैंक यू सो मच। मैं भी बता देता हूँ। थैंक यू जी। देखें जो लोग 10 ईयर रूट पे हैं वो तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की। आप बिल्कुल भर लें जो इन्फॉर्मेशन है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर ही है, उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, आई मस्ट एडमिट। लेकिन जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को नहीं भी करते, थोड़ा आगे जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि इज देयर एनी अदर इनकम जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो उस पर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जिक्र करते हैं। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। सेकेंड बात आपने जो जिक्र किया कि पब्लिक फंड्स, उसमें सवाल ये होता है कि इस वक्त आप पब्लिक फंड्स ले रहे हैं यानी, नॉट कि आपने पहले लिए हैं यानी। तो अगेन आप उसको नो कर दें अगर इस वक्त, यानी कि जब आप एप्लीकेशन भर रहे हैं 27 जुलाई 2022 को आपके अकाउंट पे पब्लिक फंड्स आ रहे हैं यानी। अब इससे पहले मैं और कोई कॉल्स लूँ, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जब आप 10 ईयर रूट पे भी होते हैं, और ये आई थिंक फॉर्म का थोड़ा सा इशू है, इनको होम ऑफिस को चाहिए, इतना पैसा लगाया फॉर्म को अपडेट कर लें लेकिन नहीं किया इन्होंने। जब आप आगे जाते हैं जो चेकलिस्ट आती है उसमें सारी इनकम रिक्वायरमेंट आ जाती है, और लोग मुझे एकदम फ़ोन करते हैं जो खुद भी भर रहे हो तारिक भाई बुकिंग करके मेरी सर्विस को कि तारिक भाई हम बहुत परेशान हैं बिकॉज हमसे तो इनकम रिक्वायरमेंट मांग ली, हम तो इनकम रिक्वायरमेंट पे रिलाई नहीं कर रहे। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, वो आप कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हो होम ऑफिस को कि जी इनकम के डॉक्यूमेंट मैंने इसलिए साथ नहीं लगाए बिकॉज मैं 10 ईयर रूट पे हूँ।
बिकॉज एक इशू है इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर कि अगर आप 10 ईयर की भी एप्लीकेशन भरते हैं तो इनकम रिक्वायरमेंट उसी तरीके से सारी मांगता है जिस तरीके से ये 5 ईयर रूट के ऊपर मांगते हैं। हालांकि फॉर्म में उनको चाहिए कि फिर इनकम रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर दें बिकॉज 10 ईयर रूट पे इनकम रिक्वायरमेंट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज 5 ईयर रूट के ऊपर। बट अगेन बात वही आ जाती है कि आप बिल्कुल भी ना घबराएं और जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो करें। जिस तरह मैंने लोगों को कहता हूँ कि 10 ईयर रूट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके चेकलिस्ट के जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी बात होती है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। ए पीटर, fee waiver fake application only time waste, no answer please, pay application quick answer. Peter, I have my sincere apologies. I've not understood what you've written over there. I was trying to extract what you were asking, but I'm lost because you've said fee waiver fake application only time waste, no answer please, pay application quick answer. I do apologize, Peter. If you take your time, write the question again. I will hopefully try to answer you. Mohsen, Assalamu alaikum. Mohsen Ali, if I withdraw my FLRFP and waiting for Zebrano, is it a good idea, Tariq bhai? Depend करता है मोहसन के पहले जब आपने Zebrano rights एक्सरसाइज किए थे या आपके पास FLRFP वीज़ा था। बिकॉज अगर आपके पास पहले ज़माने में FLRFP वीज़ा था तो ये कह रहे हैं कि जी आप तो वैसे भी Zebrano कैरियर की कैटेगरी में आते ही नहीं, बिकॉज आपके पास FLRFP वीज़ा था तो आप Zebrano कैरियर तो बन ही नहीं सकते। तो उस सेंस में फिर आपका नुकसान होगा बिकॉज सारी बातें नई Zebrano एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पहले FLRFP वीज़े पे थे एक ज़माने में तो फिर तो Zebrano एप्लीकेशन वो लाजमी रिफ्यूज़ करेंगे अनलेस कल कोई कोर्ट में इन केसेस को चैलेंज करता है और कंसिया वाली टीम ही कोई कंसिया की फर्दर डेवलपमेंट करती तो वो बात डिफरेंट है। तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया अगर आपके पास पहले FLRFP था और आप Zebrano के चक्कर में FLRFP विड्रॉ कर लें मोहसन। लेकिन ऑफ कोर्स इज सब्जेक्ट टू कि आप किसी से बात करें जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, या फिर मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, आई हैव टू लुक थ्रू योर हिस्ट्री एंड देन टेल यू। मैं एक जनरल अभी बात कर रहा हूँ कि रिफ्यूज़ भी इसलिए लोगों के कर रहे हैं Zebrano के कि जी पहले FLRFP आपके पास वीज़ा था तो आप Zebrano कैरियर के कैटेगरी में नहीं आते। Zohaib Mohammed, अस्सलाम वालेकुम, हाउ लॉन्ग होम ऑफिस टेकिंग टाइम टू गिव वीज़ा, थैंक यू। शुएब डिपेंड करता है, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं 14 मंथ्स से 1 ईयर से, कुछ लकी 8 मंथ में आके, लेकिन आजकल होम ऑफिस टाइम लाजमी लगा रहा है। आई थिंक आप ये भी देखो ना कि इस वक्त जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है एंड आई थिंक इस इम्पैक्ट पड़ेगा होम ऑफिस के साथ भी जो इस वक्त हो रहा है। यू नो ऋषि सुनक एंड आई थिंक लिज ट्रस है, उनमें से एक इंतखाब होगा, इलेक्शन होगा एज नेक्स्ट PM। तो होम ऑफिस इज़ वेरी बिजी इन यूक्रेन अपनी जगह है। नाइजीरिया वाली चीज़ जो इन्होंने शुरू की थी, नाइजीरिया कह रहा हूँ, यू नो विच आई एम टॉकिंग अबाउट, जो इन्होंने डिपोटेशन की बात की थी कि हम उधर रिमूव करेंगे, वो एक अलग इशू बना हुआ है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, क्लिक नहीं हो रहा कौन सी कंट्री थी। एनीवे आई डू अपोलोजाइज अबाउट दैट। सो आई वुड से कि बी पेशेंट और 8-9 महीने तो दिमाग में रखें एप्लीकेशन के। ओके रिजवान, थैंक यू, फाइनली आपने इंग्लिश में लिखा है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम रिजवान जाफरी भाई, आई अपोलोजाइज अबाउट माई प्रीवियस मैसेज इन उर्दू। नॉट अ प्रॉब्लम भाई, सिर्फ ये पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होती है, ज़रा ओल्ड हो रहा हूँ ना, तो पहले ज़रा तेज़ होती थी नज़र, अब तो वाकई ऐनक लगानी पड़ती है। आई डोंट नो आपके साथ होता है, ऐनक लगा के उतारें तो पहले तो 3-4 मिनट मुझे धुंधला नज़र आता है, मैं नॉर्मल भी नहीं पढ़ सकता जो वैसे पढ़ सकता था। आई डोंट नो आप लोगों को भी होता है, ऐनक एकदम लगाओ। पर आई आस्क्ड माय डॉटर, कहती है डैड बड़े से बाद आप पहले ऐनक नहीं लगी थी, तो आई थिंक ये उसकी वजह से। बट एनीवे, गेटिंग ओल्ड नाउ भाई। Okay, Rizwan, I apologize about my previous message in Urdu. My wife, spouse visa come July 2014 and now she is on 10-year route visa. Can she apply for indefinite leave to remain? भाई वो डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने 10 years अपने पूरे कर लिए हैं। अब मैं बहुत बड़ा यहाँ जंप लेने लगा हूँ क्योंकि मुझे लगता है, और ये मुझे नहीं पता स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना लिया है कि कुछ लोगों ने मुझे जुलाई में ये कहना शुरू कर दिया कि तारिक भाई हमने सुना है कि अगर आप 10 ईयर रूट पे हैं और आप 5 ईयर पे स्विच करते हैं तो 10 ईयर वाला रूट 5 ईयर के अंदर काउंट होगा और आपको इंडेफिनेट फिर मिल सकता है। यानी कि अगर कोई 10 ईयर रूट पे है 6 साल तक और फिर एकदम 5 ईयर रूट पे स्विच होता है तो 1 साल बाद वो अपना इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता है। ऐसी बात मैंने नहीं पढ़ी कानून में, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो ऑलरेडी 10 ईयर रूट पे वो अगर स्विच होता है फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ में और 1 साल गुजार लेता है तो हम उसका पूरा सारा प्रीवियस पीरियड 10 ईयर रूट का काउंट करेंगे, अदरवाइज फिर वो सेट आर डालेगा। तो ये चीज़ नहीं है, आपको 10 ईयर रूट पे 10 ईयर पूरे करने पड़ेंगे। तो अगर आपकी वाइफ 2014 में आई, वो 10 ईयर रूट पे
स्विच हुई तो फिर सारी बात है उनको 10 ईयर्स पूरा करना पड़ेगा जो 2024 में होगा. देयर इज़ नो क्विक वे ऑफ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अनलेस आपने उनको 5 साल पहले 5 ईयर रूट पे स्विच कर दिया था रिजवान. सो आई होप आपका मतलब यही हो. लेकिन वो जो बीच में एक सिलसिला निकला था, आई डोंट नो वाई लोग कह रहे थे कि जी शॉर्टकट है लॉ में, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं. उन लोगों को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग है. आज भी किसी से मेरी बात हो रही थी कि जी मेरा बच्चा ब्रिटिश हो गया तो मुझे भी इंडेफिनिट मिलना चाहिए. आई डू नॉट नो ये लोगों को कौन बताता है, कहाँ से आप पढ़ रहे हैं. आई डू अपोलोजाइज, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है. पेरेंट्स को 5 ईयर रूट या 10 ईयर रूट पे वीज़ा मिलता है और पीरियड पूरा करके उनको इंडेफिनिट मिलता है. बच्चा अगर आपका ब्रिटिश भी है तो कोई आपका फास्ट ट्रैक उसके अंदर नहीं है. जो पीरियड है वो आपने पूरा करना होगा. थैंक यू सो मच. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. आई माय अपॉलॉजीज, आप कॉल कर रहे थे, दोबारा ये आपकी कॉल. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. हेलो भाई, कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल खैरियत से. गुड भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है. जी जी. मैंने इंडिया में शादी किया तो उसके लिए मैंने वाइफ का अप्लाई करना, कौन सा टेस्ट पास करना पड़ेगा और कितना पैसा शो करना पड़ेगा? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा पेपर वर्क का जानकारी चाहिए था भाई. बिल्कुल सर, नॉट अ प्रॉब्लम. सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई बोलते हैं ना, बहुत बहुत बधाई हो आपको आपकी शादी की. और हमें तो आपने नहीं बुलाया लेकिन आपकी वाइफ आए, फिर आप और पार्टी करें सारों के लिए. देखें जी, जहाँ तक बात है इंग्लिश टेस्ट की, तो आपकी वाइफ वहाँ से ज़्यादातर लोग आइल्स करते हैं ओवरसीज़. तो वो जब आप आइल्स का टेस्ट बुक भी करते हैं तो वो पूछते हैं कि स्टूडेंट के लिए या स्पाउस वीज़े के लिए. आप बस बोलते हैं स्पाउस वीज़े के लिए, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट टेस्ट बुक कर लेते हैं. बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं मेरे भाई, तो एक बात याद रखें कि होम ऑफिस कहता है कि अपना टैक्स रिटर्न हमें दिखाएं, और टैक्स रिटर्न में जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 18,600 होना चाहिए. सो आप जब अपना टैक्स रिटर्न देखते हैं तो जिसमें नेट प्रॉफिट है वो 18,600 होना चाहिए. सो इन अदर वर्ड्स, अभी हम जिस तरह की जुलाई 2022 में बैठे हुए हैं, जो आपका लास्ट टैक्स ईयर खत्म हुआ है वो अप्रैल 2022 में हुआ है. एंड आई अंडरस्टैंड कि जनवरी 2023 तक आप अपना टैक्स रिटर्न जमा करा सकते हैं. लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहते हैं तो उसका टैक्स रिटर्न जल्दी जमा करा दें, क्योंकि फिर आप जो अप्रैल 2022 तक का टैक्स है 21 से 22 तक का, उसकी बेसिस पे आप वाइफ की एप्लीकेशन डाल सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. अगले मेरे ख्याल से मैं साथ साथ मैसेजेस की बजाय ये भी पढ़ लूँ थोड़ा सा. मॉम, अस्सलाम वालेकुम. आपने लिखा है, आई हैव रिसीव सर्टिफिकेट फॉर ज़ब्रानो लास्ट वीक. व्हाट डज दिस मीन? आई एम वेटिंग फॉर 10 ईयर रूट नेक्स्ट थर्ड एक्सटेंशन, सो इज 8 मंथ नाउ बट नो रिप्लाई. देखें, ज़ब्रानो की कोई भी अगर एप्लीकेशन डाले, लेट एप्लीकेशन भी आप अभी भी डालें, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं बिकॉज वो स्टैंडर्ड है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के पास FLRFP वीज़े हैं, उनको ज़ब्रानो के ऊपर वो वीज़े नहीं दे रहे. जो अभी तक रिफ्यूज़ल आए उनमें तो ये हो रहा है. अगर कल होम ऑफिस ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज कर लेते हैं इंटरनली और उसके बाद वीज़े देने शुरू कर देते हैं, आई विल शेयर विद यू, बिकॉज मैं लोगों को कहता हूँ कि हाँ जी मुझे अपने ज़ब्रानो के रिफ्यूज़ल्स दिखाएं ताकि मैं आप लोगों से शेयर करूँ. और अगर आप देख भी रहे हैं शो रेगुलरली, मैं हर शो में बताता हूँ ज़ब्रानो के बारे में कि जी ये, और जब रिसेंटली रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं मैं बता रहा हूँ कि जिनके पास FLRFP वीज़े हैं उनको वो आउटराइट रिफ्यूज़ कर रहे हैं ज़ब्रानो. तो आपके पास क्योंकि ऑलरेडी थर्ड एक्सटेंशन पे हैं, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी अनलेस कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो, लॉ के गोल पोस्ट चेंज हो, दे विल रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन. सो डोंट होल्ड योर ब्रेथ ऑन इट. अगर आप ये सोच रही हैं मॉम कि जी मैं रिफ्यूज़ है तो मैं विड्रॉ कर लूँ, एक एप्लीकेशन डाल दी. अब आपने आई डोंट नो फ्री में डाली थी, मैंने खुद डाली थी या किसी को पैसे दे के डाली थी, डाल दी है. जस्ट कीप इट पेंडिंग, देखें क्या होता है. बट FLRFP प्लीज़ आप चलाते रहें बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम अस्सलाम मुस्तफ़ा. ज़ुहैब मोहम्मद, सर 11 मंथ्स हो गए हैं. ज़ुहैब, आई एम वेरी सॉरी. MP के पास जाएं और MP से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ अगर आप होम ऑफिस को चेस करें, क्योंकि हमारे 11 मंथ्स हो गए एप्लीकेशन को, लेकिन 13-14 मंथ्स इज़ क्वाइट नॉर्मल एट द मोमेंट. इनफैक्ट मैं किसी को जानता हूँ, शी अर्जेंटली रिक्वायर्स कि वीज़ा आ जाए बिकॉज उनकी जो बेटी है वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है और उसका थोड़ा इशू हुआ है स्टूडेंट फाइनेंस का. आई विश कि उनका किसी दिन भी डिसीजन आ जाए बिकॉज बहुत ब्राइट है उनकी बेटी एंड आई रियली वांट हर कि यूनिवर्सिटी जाए. लेकिन अगर उसका साल ज़ाया हो गया, आई विल बी गटेड फॉर दैट. सो प्लीज़, आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैं दिल से दुआ मांग सकता हूँ सारों के लिए. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. अस्सलामुअलैकुम तारिक भाई, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया था बनाना. आपने सुपर प्रायोरिटी की अपॉइंटमेंट का बताया, वो रियली वर्क वेरी आउट. वो 1 बजे रात को. हाँ, 1 बजे सर, 1 बज के 4 मिनट पे एग्जैक्ट मिली और अल्हम्दुलिल्लाह
आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वर्किंग डे में जो है ना हमें वो इंडेफिनिट से आउट हो गया इस पर। जी तो तरफ से अब मैंने पूछना है कि हमने पासपोर्ट नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई, तो अभी हमारी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट है टुमारो। जी इसके बाद आगे इसका प्रोसेस किस तरह होगा? हमें आगे पासपोर्ट के लिए दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी या इसी एप्लीकेशन में सबको कंप्लीट हो जाएगा? थैंक यू जी बस ये क्वेश्चन। थैंक यू जी। सर जी देखें, जब आपका इनडेफिनेट हो जाता है तो फिर आप एकदम पासपोर्ट अप्लाई नहीं करते। जो अगला स्टेप है उसको कहते हैं नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन। अगेन उसकी फ़ीस है। नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन नॉर्मली इनडेफिनेट मिलने के 1 साल के बाद आप करते हैं, अनलेस यू मैरिड टू अ ब्रिटिश सिटीजन, फिर आपको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ब्रिटिश सिटीजन से मैरिड नहीं है तो 1 साल वेट करके आप नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन करेंगे। और अगर आप ब्रिटिश सिटीजन से मैरिड हैं तो इमीशिएटली जैसे ही आपके पास इंडेफिनेट हाथ में आता है यू कैन अप्लाई फॉर नेशनलाइजेशन। जब आप नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन डालते हैं, होम ऑफिस उसको अप्रूव करता है, आप काउंसिल में जाके ओथ लेते हैं और ओथ वाले दिन के बाद वो आपको सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं और आप ब्रिटिश सिटीजन हो जाते हैं। और उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। तो अभी भी 3 स्टेप प्रोसेस है जिसके बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा। और हर स्टेज पे ऑफ कोर्स वो पैसे लेते हैं, लेकिन मेन जो कॉस्ट है वो है नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन की। मोहम्मद हफैज़ा, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हफैज़ा, मैंने आपका ऊपर से सवाल नहीं पढ़ा तो आई डू अपोलोजाइज़, क्योंकि मैं इधर जवाब दे रहा था तो आपने सिंपल लिखा है नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एज वेल, लेकिन मैंने ऊपर आपका सवाल नहीं पढ़ा तो आई डू अपोलोजाइज़। मैं नहीं पता मैं इसका क्या जवाब दूँ बिकॉज वो बहुत ऊपर चैट में चला गया है। मैं ऑफ कोर्स 1-2 कॉल्स अभी ज़रूर और लूँगा। थैंक यू सो मच। मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि एक तरह से हमारी ये कम्युनिटी है, हम लोग हर वीक मिलते हैं और कुछ नाम मुझे रेगुलर नज़र भी आते हैं और कुछ नए लोग भी आते हैं। वेलकम टू द शो। और मैं एक बात आपसे लाजमी रिक्वेस्ट करूँगा कि बल्कि 2-3 बातें रिक्वेस्ट करूँगा। पहली बात, थैंक यू फॉर कमिंग इनटू द शो। अभी मैं बंद नहीं कर रहा, सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और भी जो जानने वाले हैं और आपके सोशल मीडिया पे भी अगर आपके अकाउंट्स हैं उसमें बताएं कि जी हमारा 6 o'clock शो होता है फ्री, उस पर हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं इमिग्रेशन की, ताकि और से और लोग इस शो पे आए। मैं अपनी जो शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप उन वीडियोस को अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपने बाकी दोस्तों को भी बताएं। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगेन, जहाँ तक मुझसे बहुत लोग बाद में पूछते हैं एंड अगर आप वीडियोस देखते हैं रेगुलर, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला हुआ है, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे मिलने का तरीका। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, आप इस पर मुझे टेक्स्ट मैसेज करें और मैं इस पर रिप्लाई करके आपको बता देता हूँ कि आप किस दिन किस वक्त मुझसे मिलने आ सकते हैं। और एक टेलीफोन अपॉइंटमेंट का भी सिलसिला है। 1-2 लोग बड़े परेशान हुए, उन्होंने कॉल किया, दे वर सेइंग तारिक भाई हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि आप ही फ़ोन उठाएंगे। I'm very surprised at that because ये नंबर आई थिंक जो मेरे पुराने क्लाइंट है दिनों के ऑलमोस्ट 13-14 साल से हैव द सेम नंबर। और वाकई मैं ही उठाता हूँ इस नंबर को बिकॉज ये मेरा पर्सनल नंबर है। तभी कभी कभी अगर आप इस नंबर पे रिंग करते हैं और वो ना उठाऊँ बिकॉज आई एम बिजी या मैं कोई और काम कर रहा हूँ, आप टेक्स्ट मैसेज छोड़ें जो मैंने रिक्वेस्ट की हुई अपने वॉइस मेल पे, मैं लाजमी फिर कॉल बैक करता हूँ। सो दैट इज़ समथिंग जो आप प्लीज़ कंसिडर कर लिया करें। अगर मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ही उठाता हूँ, तो अगर मैं किसी वजह, और क्योंकि आप मुझे कॉल कर रहे हैं, तो अगर किसी वजह से मैं नहीं उठा रहा इस बिकॉज मेरी एक आदत है, अगर जो मुझसे मिलने भी आए उनको भी पता है कि मैं अगर क्लाइंट के साथ दफ्तर में बैठा हूँ तो मैं फ़ोन नहीं अटेंड करता। एक और कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैंने किया था तो आपने उसका आंसर दिया था ना, तो मैं उसी से रिलेटेड कर रहा हूँ कि मेरा असल में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और कोई नहीं है, कोई सजा का अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो 12-13 साल जो था वो मैं सेफ ही रहा हूँ ना, उसमें किसी अभी यहाँ पर जो कम्युनिटी के साथ मैंने फिर एक वो भी मैंने किया है। उसमें से एक में से मुझे सर्टिफिकेट मिला है ना कि हमारे साथ कम्युनिटी के लिए वो वर्क किया है। तो सर फी वेवर के बारे में पूछना था कि फी वेवर तो ज़ाहिर में उनकी फीस ज़्यादा फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर खुदा न खास्ता वो फीस जो है वो फी वेवर रिजेक्ट कर देती है तो हमें दोबारा का फी वेवर भी करता हूँ अगेन। ये बारे में वही जो 7 ईयर वाला जो डिसेप्शन डिग्री वाला ना, उसी के साथ कंटिन्यू है। ओके, मैं अर्ज कर देता हूँ। सर बिल्कुल आपने अर्ज़ किया, मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कुछ मैंने अर्ज़ किया था कि आपका चाहे जो मर्जी एडवर्स हिस्ट्री है, बच्चे के केस पे वो इफेक्ट नहीं करती नेगेटिवली आपको, क्योंकि कंडीशन ज़रा डिफरेंट हैं। अलबत्ता ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर फ़ी वेवर आपका रिफ्यूज़ हो जाए तो बिल्कुल आप दोबारा फ़ी वेवर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़ी वेवर रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए अगर क्लियरली आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं।
तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस है आप उनके थ्रू फ़ी वेवर डलवा लें, बिकॉज अगर एक दफ़ा फ़ी वेवर रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसको ओवरटर्न करना। मैंने अभी लकी इनफ कि मैंने कुछ एप्लीकेशंस किए हैं जिसमें फ़ी वेवर नेक्स्ट टाइम हमने डाला है तो अप्रूव हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर उसमें मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम अगर आप फ़ी वेवर खुद भी डालना चाहते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मुझसे लोग मिले हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ खुद कर सकते हैं बिल्कुल करें, नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि आपकी एप्लीकेशन शुड मेक सेंस और आप कोई चीज़ छुपाए नहीं। मैंने ऐसी फ़ी वेवर्स भी लोगों की देखी हैं जिनको इनकम आ रही है लेकिन फिर भी क्योंकि उनकी सेविंग नहीं है उनको फ़ी वेवर मिला है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने फाइनेंसेस किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और होम ऑफिस की एक इंटरनल पॉलिसी में आपको बता देता हूँ कि आपके अकाउंट में एनीथिंग अबाउट 50 पाउंड्स है, दे वांट टू सी के पैसे किधर गए। तो वो बेहतर होता है कि आप सर्कल करके अपनी बैंक स्टेटमेंट में मेंशन करें डेबिट एंड क्रेडिट्स के, अगर 50 पाउंड से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन है कि ये पैसे किधर गए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच टुडे एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बिकॉज आप लोग रेगुलरली आते हैं शो पे एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले वेडनेसडे होगी अगेन 6 o'clock। प्लीज़ अपने सोशल मीडिया से भी इस बात को अगर आप शेयर करें, आई विल बी ग्रेटफुल। और अगर इसके शो के बाहर आपने मुझसे मुलाकात करनी है, मिलना है, तो मेरा ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। और प्रोसेस ये है कि अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं टेलीफोन तो वो मैं आपको अलग लिंक भेज दूंगा, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे बस टेक्स्ट कर दें कि हम आपसे मिलना चाहते हैं एंड देन आई गिव यू टाइम एंड डेट। लेकिन अगर आपको टेलीफोन अपॉइंटमेंट चाहिए, कुछ अक्सर लोग बहुत दूर होते हैं, हालांकि मेरे पास बड़े दूर दूर से लोग आते हैं माशाल्लाह, लेकिन होता है कुछ लोग की तारीफ भी हमें आने की ज़रूरत नहीं, बस आप फ़ोन पर बता दें, हम आपको डिसीजन भेज देते हैं, आप पढ़ के बता दें, तो वो फिर हमारा एक टेलीफोन अपॉइंटमेंट सिस्टम है जिसकी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें एंड इंशाल्लाह हम अब मिलेंगे अगले वेडनेसडे एट 6 o'clock। अल्लाह हाफिज़।